बाल गंगाधर तिलक एक महान फ्रीडम फाइटर थे, जिनकी कलम ने पूरे भारत में क्रांति की चिंगारी जला दी। उन्होंने अपने न्यूज़पेपर के जरिए हर भारतीय के दिल में स्वाभिमान और आजादी की आग भर दी। उनके शब्द तलवार से भी ज्यादा तेज थे, जो अंग्रेजों की निर्दयता और अन्याय को बेनकाब करते थे। हर लेख में उनका दर्द, उनका गुस्सा और देश के लिए जलता हुआ जुनून झलकता था। उनकी कलम ने लोगों को यह एहसास कराया कि गुलामी शर्म नहीं, बल्कि उसे मिटाना हमारा धर्म है, और आजादी मांगने से नहीं बल्कि छीनने से हमें मिलेंगी। 23 जुलाई 1856 ये कोई साधारण दिन नहीं था। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में उस दिन एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जो आगे चलकर पूरे भारत की सोच बदल देगा। उसका नाम रखा गया बाल गंगाधर तिलक, लेकिन शुरुआत में उसे केशव गंगाधर तिलक कहा जाता था। तिलक का परिवार समाज सुधारक और दानशील विचारों वाला था। एक ऐसा घर जहां भारतीय संस्कृति की जड़ें गहराई तक बसी थी। बचपन से ही उस बालक के मन में देशभक्ति की लौ, संस्कृति का गर्व और अन्याय के खिलाफ विद्रोह धीरे धीरे पनपने लगा। वो अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली का विरोध करता था, क्योंकि उसके दिल में यह विश्वास था कि अंग्रेजी शिक्षा भारतीय सभ्यता का अपमान करती है। उसके शब्दों में जैसे आग थी, अगर हमें अपने देश को जगाना है तो पहले अपनी संस्कृति पर गर्व करना सीखना होगा। इनका पूरा नाम लोकमान्य श्री बाल गंगाधर तिलक था। तिलक एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार से थे। उनके पिता का नाम श्री गंगाधर रामचंद्र तिलक था। श्री गंगाधर रामचंद्र तिलक पहले रत्नागिरी में सहायक अध्यापक थे, फिर पूना तथा उसके बाद ठाणे में सहायक उप शैक्षिक निरीक्षक बने। वे अपने समय के अत्यंत लोकप्रिय शिक्षक थे। उन्होंने त्रिकोणमिति और व्याकरण पर पुस्तकें लिखीं, जो प्रकाशित भी हुईं, लेकिन उनके पुत्र की शिक्षा दीक्षा पूरी करने का सपना अधूरा रह गया। उनके पिता, जो बाल तिलक के लिए हर संभव मार्गदर्शन और प्रेम देना चाहते थे, सन 1872 ईस्वी में असमय इस दुनिया से विदा हो गए। उस समय बाल गंगाधर तिलक मात्र कुछ वर्ष के थे और पिता की अनुपस्थिति ने उनके बचपन में एक अदृश्य खालीपन और गहरी जिम्मेदारी छोड़ दी। इस अंधेरी पीड़ा ने तिलक के मन में स्वतंत्रता, न्याय और दृढ़ संकल्प के बीज बो दिए, जो आगे चलकर उन्हें भारत के महान क्रांतिकारी और लोकमान्य बना गए। बाल गंगाधर तिलक केवल 16 वर्ष की आयु में अनाथ हो गए थे। उस कठिन समय में उनका हृदय घबराया जरूर, लेकिन उन्होंने बिना किसी साधन के खुद का पढ़ाई जारी रखा। पिता के निधन के केवल 4 महीने बाद उन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास कर दिखाया। यह उनके अदम्य साहस और कठिन परिश्रम का प्रमाण था। बाल्यकाल से ही तिलक के मन में गणित के प्रति गहरी रुचि थी। उन्होंने बचपन में ही कई जटिल फॉर्मूले याद कर लिए थे, जो उनके पिता की शिक्षाओं का परिणाम और उनकी अंतर्निहित प्रतिभा दोनों थे। उन्होंने सन 1876 ईस्वी में बीए ऑनर्स की परीक्षा पास की और सन 1879 ईस्वी में बंबई विश्वविद्यालय से LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की। कानून की पढ़ाई के दौरान उनकी दोस्ती आगरकर से हुई, जो बाद में फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रिंसिपल बने। दोनों युवकों ने अनगिनत रातें जगकर विचार किया कि वे अपने देशवासियों की सेवा के लिए कौन सी सर्वोत्तम योजना बना सकते हैं। इन चर्चाओं में धीरे धीरे तिलक के हृदय में देशभक्ति की ज्वाला और समाज सुधार की अग्नि जल उठी, जो उनके पूरे जीवन में मार्गदर्शक बनी। अंततः बाल गंगाधर तिलक ने गहन संकल्प किया कि वे कभी सरकारी नौकरी स्वीकार नहीं करेंगे और नई पीढ़ी को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एक प्राइवेट हाई स्कूल और कॉलेज चलाएंगे। उनके साथ ही छात्र इस आदर्शवादी दृष्टिकोण पर हंसी उड़ाते थे, लेकिन तिलक और उनके मित्रों के उत्साह और दृढ़ निश्चय पर किसी भी प्रकार का उपहास या बाहरी कठिनाई का कोई असर नहीं हुआ। स्कूल के भार से स्वयं को मुक्त करने के बाद तिलक ने अपना अधिकांश समय सार्वजनिक सेवा और समाज सुधार में लगाने का निश्चय किया। अब उन्हें थोड़ी फुर्सत मिली थी और इसी समय लड़कियों की शादी की सहमति आयु बढ़ाने का विधेयक वायसराय की परिषद में लाया गया। तिलक इस विवाद में पूरी उत्सुकता और जोश के साथ कूद पड़े। ऐसा इसलिए नहीं कि वे समाज सुधार के सिद्धांतों के विरोधी थे, बल्कि क्योंकि वे जबरदस्ती और सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से सुधार लाने के विचार के खिलाफ थे। उनका मानना था कि सच्चा सुधार समाज की स्वाभाविक चेतना और समझ से ही होना चाहिए। इस विषय पर तिलक के दृष्टिकोण से पूना का समाज 2 भागों में बंट गया, कट्टरपंथी और सुधारवादी। दोनों के बीच की खाई नए मतभेद और झगड़ों के कारण और गहरी होती गई, लेकिन तिलक ने इन मतभेदों और कठिनाइयों को
अपनी सामाजिक सेवा की राह में रोड़ा बनने नहीं दिया। उनका उत्साह और संघर्षशीलता यही दर्शाता है कि सच्चे नेतृत्व की पहचान केवल साहस और निष्ठा से होती है। उसी समय इन्हीं विचारों के एक बुजुर्ग व्यक्ति विष्णु कृष्ण चिपलुनकर उनसे मिलने आए, जो विष्णु शास्त्री के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने अपने जीवन में साहसिक कदम उठाते हुए सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उनके दिल और विचार उनके अफसरों के रीतियों के साथ मेल नहीं खाते थे। उनके मन में एक दृढ़ संकल्प था कि वे पूना आकर एक प्राइवेट हाई स्कूल चलाएंगे, जहां केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि चरित्र निर्माण और राष्ट्रभक्ति भी सिखाई जाएगी। वे मराठी के सर्वोत्तम गद्य लेखक के रूप में प्रसिद्ध थे, परंतु उनका असली जीवन कार्य अभी शुरू होना था। तिलक और आगरकर ने उनकी योजना को जानकर उनके साथ विचार विमर्श किया। उन विचारों की गरिमा और ऊर्जा देखकर उनमें गहरी प्रेरणा जगी। बाद में इन तीनों के साथ एएमबी नाम जोशी भी शामिल हुए, जो असाधारण बुद्धि और अपार ऊर्जा से परिपूर्ण थे। इन 4 व्यक्तियों ने मिलकर 2 जनवरी 1880 ईस्वी को पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। जून में वीएस साप्टे ने और वर्ष के अंत में आगरकर एमए करने के बाद स्कूल में शामिल होकर इस मिशन को और सशक्त बनाया। इन 5 आदमियों ने अपनी गतिविधियों को केवल स्कूल तक सीमित नहीं रखा। उनका हृदय और समर्पण उस समय की जनता की भलाई के लिए धड़कता रहा। जैसे ही पूना में प्लेग के भयावह लक्षण प्रकट हुए, उन्होंने हिंदू प्लेग अस्पताल की स्थापना की और कई दिनों तक जनता की सेवा के लिए धन जुटाया। जब अधिकांश नेता नगर छोड़कर भाग गए, तिलक वहीं रहे। उनका साहस और निस्वार्थ भाव हर किसी के लिए प्रेरणा बन गया। तिलक ने खोजी दलों के साथ स्वयं सेवक के रूप में अस्पताल का प्रबंध किया, पृथक्करण शिविर में निशुल्क रसोई की व्यवस्था की और जनता की हर कठिनाई को समझते हुए श्री रेंड और महामहिम गवर्नर तक पहुंचाया। उनके समाचार पत्रों में प्लेग से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का समर्थन दृढ़ता से किया गया। साथ ही उन्होंने विनम्र और सहानुभूतिपूर्ण ढंग से जनता को सलाह दी कि अनावश्यक विरोध न करें। उनके संघर्ष में एक अद्भुत मानवता झलकती थी। भय, कठिनाई और महामारी के बीच भी उन्होंने न केवल अपने कर्तव्य को निभाया, बल्कि दूसरों के डर और पीड़ा को कम करने का हर संभव प्रयास किया। उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि जब मन और हृदय एक लक्ष्य के लिए एकजुट होते हैं, तो आदमी अपना कोई भी काम पूरा तरीके से कर सकता है। इसके बाद उन्होंने 2 साप्ताहिक समाचार पत्रों, मराठी में केसरी और अंग्रेजी में द मराठा, के माध्यम से जनता की राजनीतिक चेतना जगाने का महान कार्य शुरू किया। इन अखबारों की हर पंक्ति में देशभक्ति की ज्वाला और स्वराज का सपना झलकता था। तिलक जी अपने निर्भीक लेखों के जरिए ब्रिटिश शासन की अन्यायपूर्ण नीतियों और उदार राष्ट्रवादियों की कमजोर नीतियों की खुलकर आलोचना करते थे। उनका मानना था कि अगर समाज अपनी शक्ति सामाजिक सुधारों में ही खर्च कर देगा, तो स्वतंत्रता की लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी, और इसलिए उन्होंने राजनीतिक स्वाधीनता को सर्वोपरि माना। धीरे धीरे केसरी और द मराठा ने भारतीय पत्रकारिता में तूफान मचा दिया। उनकी लेखनी ने लोगों के दिलों में आजादी की ललक और विद्रोह की भावना भर दी। विष्णु शास्त्री चिपलुनकर ने भी इस क्रांतिकारी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए इन दोनों समाचार पत्रों हेतु 2 मुद्रणालय स्थापित किए, आर्यभूषण और ललित कला। साथ ही भारतीय कला और संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए चित्रशाला की भी स्थापना की गई। कुछ समय तक 5 साथी तिलक, चिपलुनकर और उनके सहयोगी दिन रात देश सेवा में तल्लीन रहे। उनके भीतर एक ही धुन थी, देश को जगाना, शिक्षित करना और आजाद करना। इन प्रयासों का परिणाम जल्द ही सामने आया। न्यू इंग्लिश स्कूल ने पुणे के प्रमुख शिक्षण संस्थानों में पहला स्थान हासिल किया और केसरी तथा द मराठा पूरे डेक्कन क्षेत्र में जनता की आवाज बन गए। उनके शब्द अब सिर्फ अक्षर नहीं रहे, बल्कि क्रांति की गर्जना बनकर गूंजने लगे। केसरी और मराठा में प्रकाशित कुछ निर्भीक लेखों ने कोल्हापुर के तत्कालीन महाराजा शिवाजी राव के साथ किए गए अन्यायपूर्ण व्यवहार की तीखी आलोचना की थी। यह आवाज सच की थी, जनता की थी, लेकिन अंग्रेज हुकूमत और उसके प्रशासक श्री M.W. बर्वे को यह सहन नहीं हुआ। उन्होंने इन दोनों पत्रों के संपादक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और श्री आगरकर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। यह समय तिलक जी और उनके साथियों के जीवन की सबसे कठिन घड़ी थी। जब मुकदमा चल ही रहा था, तभी श्री V.K. चिपलुनकर, जो उनके मार्गदर्शक और आत्मीय मित्र थे, का अकस्मात निधन हो गया।
यह समाचार सुनकर तिलक जी का हृदय शोक से भर उठा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। न्यायालय का फैसला आया। तिलक और आगरकर दोषी ठहराए गए। दोनों को 4-4 महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई गई, परंतु आयरन की सलाखें भी उनकी आवाज को कैद न कर सकीं, बल्कि इस अन्यायपूर्ण दंड ने जनता के हृदय में उनके लिए आदर और विश्वास को और प्रज्वलित कर दिया। केसरी और मराठा की लोकप्रियता और बढ़ गई। देश के कोने कोने से लोग आगे आए, स्वेच्छा से आर्थिक और नैतिक सहयोग देने लगे। यह संघर्ष अब केवल कुछ पत्रकारों का नहीं रहा, यह जनता की आत्मा की लड़ाई बन चुका था। जल्द ही सोसाइटी की संस्थाएं समृद्धि और लोकप्रियता की ओर बढ़ने लगीं। उन्होंने गदरेवाड़ा और कबूतरखाना खेल का मैदान खरीद लिया। सर जेम्स फर्गुसन की सरकार के वायदे के अनुसार बाद में लॉर्ड रे ने सोसाइटी को नानावाड़ा सौंप दिया। यह पल सोसाइटी के लिए गौरव और आत्मसम्मान से भरा हुआ क्षण था। चतुर्श्रृंगी के समीप जब कॉलेज की भव्य इमारत का निर्माण हुआ तो वह मानो नए भारत के सपनों की नींव थी। किंतु समय के साथ परिस्थितियां बदलने लगीं। आदर्शों और विचारों में मतभेद की दीवारें खड़ी हो गईं। स्कूल और कॉलेज के साथ तिलक जी का संबंध सन 1890 ईस्वी में समाप्त हो गया। यह निर्णय उनके लिए आसान नहीं था। जिन संस्थाओं को उन्होंने अपने परिश्रम, त्याग और आत्मा की गहराई से सींचा था, उनसे दूर होना एक भावनात्मक आघात था। परंतु तिलक जी अपने सिद्धांतों और स्वाभिमान के प्रति अडिग रहे। वास्तव में यह विघटन अचानक नहीं हुआ था। उसकी प्रक्रिया तो बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। विष्णु शास्त्री के जीवन काल में ही चित्रशाला एक स्वतंत्र प्रतिष्ठान बन गई थी। यह सब उस समय के विचारों के टकराव और स्वतंत्र चिंतन की दिशा में बढ़ते कदमों का परिणाम था, जिसने अंततः तिलक जी को एक नए मार्ग, एक नए संघर्ष और एक महान आंदोलन की ओर अग्रसर कर दिया। यह स्थिति सन 1890 ईस्वी तक बनी रही। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता था, पर भीतर ही भीतर मतभेदों की चिंगारियां धीरे धीरे भड़क रही थीं। यदि ये नए मतभेद न उभरते तो शायद ये संबंध अनिश्चित काल तक चलता रहता। परंतु परिस्थितियां अब बदल चुकी थीं। मतभेदों की जड़ें उन सिद्धांतों में थीं जिनसे आजीवन सदस्यों का आचरण और स्कूल का प्रबंधन नियंत्रित होता था। यह तनाव सन 1889 ईस्वी में और स्पष्ट हो गया जब प्रोफेसर गोखले ने सार्वजनिक सभा का सदस्य बनने का निर्णय लिया। तिलक जी का मानना था कि जो व्यक्ति शिक्षा और समाज सेवा के कार्य में लगा हो, उसे जेसुइट पादरियों की भांति सादा, अनुशासित और समर्पित जीवन जीना चाहिए। ऐसा जीवन जिसमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए कोई स्थान न हो। वे चाहते थे कि प्रत्येक सदस्य अपनी पूरी ऊर्जा, समय और निष्ठा शिक्षा के कार्य में लगाए। लेकिन उनके अधिकांश सहयोगी इस आदर्शवादी सोच से सहमत नहीं थे। विचारों की यह टकराहट धीरे धीरे खाई में बदल गई। अंततः नवंबर 1890 ईस्वी में तिलक जी ने दृढ़ निश्चय के साथ अपना त्यागपत्र भेज दिया और सोसाइटी से अपने सभी संबंध समाप्त कर लिए। यह उनके जीवन का एक भावनात्मक और निर्णायक मोड़ था। जिन संस्थाओं को उन्होंने अपने सपनों और परिश्रम से खड़ा किया था, उनसे अलग होना उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक था। पर तिलक ने अपने सिद्धांतों और आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं किया। प्रोफेसर के रूप में तिलक अत्यंत लोकप्रिय और सम्मानित थे। वे गणित के स्थायी प्रोफेसर थे, पर बीच बीच में संस्कृत और विज्ञान भी पढ़ाते थे। उनकी कक्षा में हर विषय जीवंत हो उठता था। वे छोटी से छोटी बात पर ध्यान देते थे। यही उनकी मौलिकता थी। उनके छात्र उन्हें न केवल शिक्षक बल्कि मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत मानते थे। गणितज्ञ के रूप में उनका कोई सानी नहीं था। उनकी विद्वत्ता विद्यार्थियों को डेक्कन कॉलेज के छत्रे की याद दिलाती थी, जो उनके अपने गुरु भी थे। कॉलेज से इस्तीफा देने के बाद भी तिलक ने रुकना नहीं जाना। उन्होंने एक नई राह चुनी, कानून की शिक्षा की। उन्होंने बंबई प्रेसिडेंसी में अपने ढंग का पहला ऐसा संस्थान खोला जो छात्रों को हाई कोर्ट और वकालत की परीक्षा के लिए तैयार करता था। यह कदम तिलक की दूरदृष्टि और संगठन कौशल का प्रतीक था। साथ ही उन्होंने केसरी पत्र का भार भी अपने ऊपर ले लिया। वर्ष के अंत तक प्रो केलकर मराठा के संपादक बने रहे, परंतु शीघ्र ही परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें भी समाचार पत्र से संबंध तोड़ना पड़ा। अब तिलक दोनों पत्रों के संपादक बन गए। कुछ समय बाद केसरी और मराठा का विभाजन हुआ और तिलक दोनों के एकमात्र स्वामी और संपादक बन गए। उनके दृढ़ नेतृत्व में दोनों पत्रों ने नए युग की हवा पकड़ ली। विचारों की क्रांति शुरू हो चुकी थी। केसरी की गूंज अब गांवों, कस्बों और शहरों तक पहुंचने लगी थी। पाठकों की संख्या तेजी से बढ़ी
और केसरी जल्द ही देश का सबसे लोकप्रिय समाचार पत्र बन गया। तिलक के शब्द अब केवल समाचार नहीं बल्कि स्वराज्य का घोष बन चुके थे। उनकी लेखनी ने जनता के भीतर ज्वाला, जागृति और जोश भर दिया था। सोसाइटी से दूर होकर भी उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य और अधिक स्पष्ट कर लिया था, राष्ट्र के लिए, जनजागरण के लिए और भारत की स्वतंत्रता के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के लिए तिलक के विचार जरा ज्यादा ही उग्र थे। नरमपंथी छोटे छोटे सुधारों के लिए अंग्रेज सरकार के पास वफादार प्रतिनिधिमंडल भेजने में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि विनम्र निवेदन और वफादारी के बदले कुछ सुधार मिल सकते हैं, पर तिलक की आत्मा विद्रोही थी। उनका लक्ष्य छोटे मोटे सुधार नहीं बल्कि स्वराज था। उन्होंने कांग्रेस को अपने उग्र विचारों को स्वीकार करने का प्रयत्न किया, पर सन 1907 के सूरत अधिवेशन में नरमपंथियों के साथ उनका टकराव इतना तीव्र हुआ कि कांग्रेस दो भागों में बढ़ गई। इस फूट का लाभ उठाकर अंग्रेज सरकार ने तिलक पर देशद्रोह और आतंकवाद फैलाने के आरोप लगाकर उन्हें 6 वर्ष की सजा दी और उन्हें दूर मांडले, बर्मा, वर्तमान म्यांमार में निर्वासित कर दिया। पर मांडले की जेल में भी तिलक की प्रतिभा और इरादा थम नहीं पाया। वहीं उन्होंने अपनी महान कृति भगवद गीता रहस्य लिखनी शुरू की और गीता की उस रूढ़िवादी व्याख्या को खारिज कर दिया जो केवल संन्यास सिखाती हो। उनके अनुसार गीता का संदेश था कर्म और मानवता के प्रति निस्वार्थ सेवा। जेल से रिहा होकर जैसे ही सन 1914 आया, तिलक फिर राजनीति में कूद पड़े और अपने प्रसिद्ध नारे स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा के साथ इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। इस संगठन ने लोगों में नया उत्साह भर दिया और स्वराज की चाह को आम जनभावना बना दिया। सन 1916 में उन्होंने फिर से कांग्रेस में भाग लिया और हिंदू मुसलमान एकता के प्रतीक बने लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए। उस समझौते ने उन्हें और मोहम्मद अली जिन्ना को एक साथ खड़ा कर दिया। सन 1918 में इंडियन होम रूल लीग के अध्यक्ष के रूप में तिलक इंग्लैंड गए। वहां उन्होंने महसूस किया कि ब्रिटिश राजनीति में उभरती शक्ति लेबर पार्टी है और उसने भविष्य में भारत के हित में निर्णायक भूमिका निभाई। उनकी यह दूरदृष्टि बाद में सही सिद्ध हुई जब 1947 में लेबर सरकार ने भारत की स्वतंत्रता को मंजूर किया। तिलक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने साफ कह दिया कि भारतीयों को विदेशी शासन के साथ सहयोग नहीं करना चाहिए। वे बार बार यह इनकार करते रहे कि उन्होंने हिंसा को बढ़ावा दिया हो। सन 1895 में उनका जुड़ाव शिवाजी स्मरणोत्सव आंदोलन से हुआ। उसी वर्ष 23 अप्रैल को केसरी में छपे उनके लेख ने जनता में उत्साह भर दिया और रायगढ़ में शिवाजी की समाधि के पुनर्निर्माण के लिए चंदों से मात्र कुछ ही समय में 20,000 रुपए जमा हो गए, जो उस समय की बड़ी जनसंग्रह शक्ति का प्रतीक था। उसी समय से शिवाजी की जयंती और राज्याभिषेक पर बड़े समारोह मनाने और राष्ट्रीय चेतना जगाने की परंपरा चली। जब सन 1895 के क्रिसमस के दौरान पुणे में कांग्रेस का 11वां अधिवेशन आयोजित करने का निश्चय हुआ, तो पूना की सभी पार्टियों ने सर्वसम्मति से तिलक को स्वागत समिति का सचिव बनाया। इस हैसियत से अधिवेशन आयोजन का सारा काम उन्हीं के कंधों पर आ गया। सितंबर तक उन्होंने अथक परिश्रम किया, पर जब विवाद उठा कि कांग्रेस के पंडाल में सामाजिक परिषद भी रखी जाए या नहीं, तो पार्टी में इतना बड़ा घमासान छिड़ गया कि तिलक ने खुद उस काम से अलग होने का निर्णय ले लिया। तथापि उन्होंने कांग्रेस की गतिविधियों में दिलचस्पी समाप्त नहीं की। बाहर रहकर भी उन्होंने सम्मेलन को सफल बनाने में अपना पूरा योगदान दिया, क्योंकि उनके लिए व्यक्ति नहीं, राष्ट्र सर्वोपरि था। तिलक केवल एक विचारक या वक्ता न थे, वे एक विचार के धुएं सी आग थे जो आम जनमानस में जल उठा। उनकी कलम ने जो लिखा वह जनता के दिलों में अलौकिक ऊर्जा भर गया। उनकी आवाज ने जो कहा वह पूरा देश का नारा बन गया। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सन 1896 में जब बंबई प्रेसिडेंसी भयंकर अकाल से कराह रही थी, तब बाल गंगाधर तिलक ने खुद को जनता की सेवा में झोंक दिया। जहां शासन सो रहा था, वहां तिलक जनता की आखिरी उम्मीद बन गई। उन्होंने सरकार से अकाल संहिता, फैमिन कोड लागू करने की मांग की ताकि भूख से मरते लोगों को राहत मिल सके। पूना में उन्होंने सस्ते अनाज की दुकानें खुलवाईं, जिससे दंगे रुक गए और भूख से त्रस्त जनता को राहत मिली।
जब उन्होंने शोलापुर और अहमदनगर के बुनकरों की दुर्दशा सुनी तो बिना देर किए खुद वहां पहुंचे। उन्होंने स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर राहत की योजना बनाई, लेकिन सरकार की असंवेदनशीलता और घमंड के कारण यह योजना ठुकरा दी गई। पूना सार्वजनिक सभा, जिसके नेता तिलक थे, सरकार की नजरों में खटकने लगी, क्योंकि वह जनता को उनके अधिकारों का ज्ञान करा रही थी। तिलक पर अब प्रत्यक्ष दबाव बनाए गए, लेकिन वे झुके नहीं, बल्कि और मजबूती से जनता के साथ खड़े हो गए। इस कठिन दौर में तिलक ने निश्चय किया कि वे अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। उन्होंने वेदों और भगवद गीता का गहन अध्ययन शुरू किया। उनके शोध का परिणाम था अद्भुत पुस्तक द ओरियन या द रिसर्च इनटू द एंटिक्विटी ऑफ द वेदास। इस ग्रंथ में उन्होंने गणितीय और ज्योतिषीय प्रमाणों से सिद्ध किया कि ऋग्वेद की रचना ईसा से लगभग 4000 वर्ष पूर्व हुई थी। यह शोध भारतीय विद्या के इतिहास में मील का पत्थर बना। यूरोप और अमेरिका के विद्वानों ने उनकी विद्वता की प्रशंसा की। अमेरिका के प्रोफेसर विटने ने कहा था, यह पुस्तक साहित्य और विज्ञान की दुनिया में एक सनसनी है। जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के डॉक्टर ब्लूमफील्ड ने लिखा, मुझे लगा कि यह कोई साधारण पुस्तक नहीं, बल्कि एक असाधारण खोज है जो मानव सभ्यता की जड़ों को छूती है। तिलक अब केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक, दार्शनिक और राष्ट्रप्रेमी विद्वान बन चुके थे। इसी बीच वे एक प्रसिद्ध मुकदमे बापट केस से भी जुड़े। अपने मित्र राव साहब W.S. बापट के बचाव में तिलक ने अदालती दलीलों से साबित किया कि यह मुकदमा एक राजनीतिक षड्यंत्र था। अभियोजन के गवाहों से उनकी तेज और सटीक जिरह ने सबको प्रभावित किया। उन्होंने दिखा दिया कि तिलक केवल लेखनी के योद्धा नहीं, बल्कि न्याय के रक्षक भी हैं। उनकी राजनीतिक गतिविधियां लगातार बढ़ती रहीं। वे बंबई प्रांतीय सम्मेलन के सचिव बने और 5 सफल अधिवेशन आयोजित किए। जनता में उनका प्रभाव इतना बढ़ गया कि अंग्रेजी सरकार डरने लगी। सन 1897 में तिलक पर पहली बार राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। उनका अपराध यह था कि उन्होंने जनता से कहा, दुख और अन्याय को भाग्य नहीं, अत्याचार समझो। अंग्रेज सरकार ने उन्हें जेल भेज दिया, पर जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी, जिसका अर्थ था जिसे लोग अपना मानते हैं। जब 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, तो तिलक ने बंगालियों के आंदोलन का खुलकर समर्थन किया और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की वकालत की। उनके इन विचारों से ही बाद में महात्मा गांधी का अहिंसक असहयोग आंदोलन आकार ले सका। तिलक के जीवन का हर अध्याय संघर्ष, विद्रोह और देशभक्ति से भरा था, चाहे वे अदालत में हों। सितंबर का दिन भारतीय इतिहास में अन्याय का प्रतीक बन गया। अदालत में भीड़ थी, वातावरण में तनाव था और कटघरे में खड़े थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। एक ओर अंग्रेज सरकार के वकील बेसिल लाक थे, तो दूसरी ओर तिलक के पक्ष में श्री प्यू और श्री गार्थ ने दृढ़ता से अपनी दलील रखी। 9 जूरी सदस्य थे, 5 यूरोपीय ईसाई, 1 यूरोपीय यहूदी, 2 हिंदू और 1 पारसी। परिणाम आया, 6 यूरोपीय ने तिलक को दोषी माना और 3 भारतीयों ने निर्दोष। न्यायाधीश ने बहुमत के आधार पर फैसला सुनाया। तिलक को 18 महीने की कठोर कैद। पर तिलक शांत रहे, आंखों में दृढ़ता थी। उन्होंने कहा, मेरे शरीर को कैद किया जा सकता है, पर मेरे विचारों को नहीं। यह सज्जा पूरे भारत की आत्मा को झकझोर गई। तिलक ने ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिल में अपील की, जहां श्री एस्क्विथ ने उनके पक्ष में कहा कि न्यायाधीश ने गलत निर्देश दिए थे, पर ब्रिटिश सरकार ने अपील खारिज कर दी। फिर भी इंग्लैंड में बुद्धिजीवी जग गए। प्रोफेसर मैक्स मुलर और सर विलियम हंटर ने महारानी को दया याचिका भेजी और आखिरकार 6 सितंबर 1898 को तिलक जेल से रिहा हुए। जेल ने उनके शरीर को कमजोर किया, पर आत्मा को और प्रबल बना दिया। स्वास्थ्य लाभ के बाद वे फिर सक्रिय हुए, मद्रास कांग्रेस में शामिल हुए और श्रीलंका का दौरा किया। अब उनका एक ही लक्ष्य था, भारत की जनता को जगाना और स्वराज्य की भावना फैलाना। कारावास के दौरान उन्होंने ऋग्वेद का गहराई से अध्ययन किया और एक अद्भुत निष्कर्ष पर पहुंचे कि वैदिक ऋषियों के पूर्वज कभी उत्तर ध्रुव में रहते थे। उन्होंने यह विचार अपने ग्रंथ द आर्कटिक होम इन द वेड्स में प्रस्तुत किया। विदेशी विद्वान डॉक्टर F.W. वॉरेन ने भी उनकी इस शोध को अत्यंत वैज्ञानिक बताया। तिलक का जीवन केवल संघर्ष की कहानी नहीं था, बल्कि जागरण की एक चिंगारी थी। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि सत्य को रोका जा सकता है, पर हराया नहीं जा सकता। उनकी वाणी आज भी गूंजती है,
स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक का जीवन संघर्षों और घटनाओं से भरा हुआ था। वे मौलिक विचारों के धनी, साहसी और परिश्रमी व्यक्ति थे। कठिन परिस्थितियों में भी वे कभी पीछे नहीं हटे, बल्कि चुनौतियों में उन्हें आनंद मिलता था। उनका हर कार्य देश और समाज की भलाई के लिए होता था। उनमें योग्यता, दृढ़ निश्चय, उद्यम और देश प्रेम का ऐसा अद्भुत संगम था कि अंग्रेज सरकार उनसे हमेशा सतर्क रहती थी। 1919 में जब वे अमृतसर कांग्रेस में भाग लेने स्वदेश लौटे, तब उनके विचारों में कुछ नरमी आ गई थी। उन्होंने गांधी जी की चुनाव बहिष्कार नीति का विरोध नहीं किया, बल्कि भारतीयों से कहा कि वे नई सुधार योजनाओं में भाग लेकर देश के हित में काम करें। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इससे पहले कि वे नए सुधारों को दिशा देते, 1 अगस्त 1920 को बंबई में उनका देहांत हो गया। उनकी मृत्यु से पूरा देश शोक में डूब गया। महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता और पंडित नेहरू ने भारतीय क्रांति का जनक कहा। सचमुच तिलक ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया था कि देशभक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि त्याग और कर्म में होती है। दोस्तों, अगर आपके दिल में भी देश के लिए वही आग जलती है जो कभी बाल गंगाधर तिलक जी के सीने में जलती थी, तो उनके सम्मान में एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। एंड अगर आप गांधी जी की सत्याग्रह आंदोलन को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में क्लिक करें।